हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्ट का एमसीक्यू केस सिनेरियोस। तो शुरुआत करते हैं केस सिनेरियो 16 से। आईसीआई ने जो केस सिनेरियोस दे रखे हैं उसमें केस सिनेरियो 16 खोलिए, आइए डिस्कस करते हैं। लाओ यार। सो गाइस, देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक्स ट्रेडर अनरजिस्टर्ड सप्लायर। केस सिनेरियो जब भी बड़ा हो दोस्तों, तो बड़ा केस सिनेरियो अगर आपको लगता है तो पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो, प्लेन एंड सिंपल। तो पहले पहली रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। चाहता क्या है? इफ एक्स ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, पेज द सप्लायर विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अगर पे कर देते हैं ऑफ द परचेज, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, ठीक है जी, कितना कैश डिस्काउंट रिसीव होगा सप्लायर से, एंड हाउ विल इट बी ट्रीटेड इन मटेरियल कॉस्ट। भाई कैश डिस्काउंट इज नॉट टेकन while calculating material cost। मटेरियल कॉस्ट निकालते समय हम लोग ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करते हैं। तो इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड इन मटेरियल कॉस्ट या इन्वेंटरीबल कॉस्ट, वो तो ठीक है, बट कैश डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है, निकाल देंगे। नंबर वन। नंबर टू क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। ओके, कुछ अदर एक्सपेंसेस देख लेंगे ऊपर, और उसको ट्रीट कैसे करना है मटेरियल कॉस्ट में देख लेंगे ऊपर पढ़ के कि अदर एक्सपेंसेस कितने हैं। और अदर एक्सपेंसेस जनरली अगर रिलेटेड टू परचेजेस होते हैं तो उसको हम लोग ऑब्वियसली बात है मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का अमाउंट कितना है, तो जीएसटी का अमाउंट हमसे पूछा है, एंड हाउ विल इट बी ट्रीटेड इन कॉस्ट शीट ऑफ एक्स ट्रेडर्स। तो गाइस कैसे ट्रीट करना है, आप क्वेश्चन की पहली लाइन पे ही मैं रुक गया था कि एक्स ट्रेडर इज एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड सप्लायर का कभी भी केस होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि क्रेडिट मिल ही नहीं सकता। अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में क्रेडिट मिल ही नहीं सकता, तो उसको तो मटेरियल कॉस्ट में ऐड करना ही पड़ेगा। जीएसटी निकाल लेंगे और फिर उसको मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे। इट विल बी एडेड इन द मटेरियल कॉस्ट। चलो देख लेंगे। फिर टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालने को बोल रहा है जो चार्जेबल होगी इन कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में कितना मटेरियल कॉस्ट या इन्वेंटरीबल कॉस्ट, कितना रॉ मटेरियल जो है कंज्यूम्ड यूज, जितना हम लोगों ने चार्ज करना है वो हम लोग निकाल लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नंबर ऑफ गुड यूनिट्स। कितनी गुड यूनिट्स है, कितना जो है, ऑब्वियसली बात है नॉर्मल लॉस वगैरह हटाने के बाद, एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड आपसे पूछ रहा है। तो शुरुआत से देखते हैं क्वेश्चन। हियर वी गो। एक्स ट्रेडर एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड सप्लायर आते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि भाई नो क्रेडिट इज पॉसिबल। जीएसटी में क्रेडिट रजिस्टर्ड सप्लायर से ही परचेज के केस में पॉसिबल है। तो वो कह रहा है अनरजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी है, छोड़ दो जी, इसका कोई क्रेडिट पॉसिबल नहीं है। ये तो जीएसटी, इसका जो भी ये पे करेगा इसको ऐड किया जाएगा मटेरियल कॉस्ट इन्वेंटरीबल कॉस्ट में। कहता है इन्होंने परचेज किए मटेरियल, बताओ भाई, फ्रॉम वाई लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर। तो रजिस्टर्ड सप्लायर इनसे जीएसटी लेगा, ये लोग देंगे, लेकिन इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नो इनपुट क्रेडिट इज पॉसिबल बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। खैर, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2024 एक्स ट्रेडर्स कह रहा है जो जिन्होंने परचेज किया कितना लॉट, 5000 यूनिट्स का लॉट खरीदा है, और क्रेडिट पे खरीदा, उधार पे खरीदा है, बहुत अच्छी बात है। वाई लिमिटेड से इंफॉर्मेशन टू परचेज एज फॉलोज। लिस्टेड प्राइस इज 5000 यूनिट्स। तो 5000 यूनिट्स का लिस्ट प्राइस या जिसे हम लोग इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं वो 2,50,000 है। तो 2,50,000 का इसका लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस है। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता ही है मटेरियल कॉस्ट में इसको माइनस करते हैं, तो 10% ऑफ लिस्टेड प्राइस दैट इज से 25,000 इसमें से आप लोग काट देंगे। 25,000 जब इसमें से काटेंगे तो ये आपका कितना आता है, 2,25,000 जैसे आप बोले। फिर वो कहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है जी, सेंट्रल में हो या स्टेट का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। सिंपल सी बात, क्रेडिट अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर तो अवेल कर ही नहीं सकते। थैंक यू। तो 18%, 18% जीएसटी है, वो हम लोग निकालेंगे। बात की बात है, जीएसटी छोड़ो, अभी पहले पार्ट में तो उसने मुझसे कैश डिस्काउंट मांगा है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट के रिगार्ड में देखते हैं, वो कहता है कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ ओनली पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। कैश डिस्काउंट व्हेन पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज 10%। अभी नहीं चाहिए भाई, छोड़ दो। कैश डिस्काउंट 10%। तो यहां देख सकते हैं आप, यहां पर इसका 10% कितना हुआ गाइस,
500, लेकिन आप इसको इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट में नहीं एडजस्ट करेंगे, मटेरियल कॉस्ट में नहीं एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा है कितना कैश डिस्काउंट होगा, तो वो आपके पास ऑप्शन में 22,500 की जो भी ऑप्शन है, एंड इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 22,500 आपने लेना है और इसको इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट, बिकॉज सिंपल सी बात है, कैश डिस्काउंट इज इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम लोगों ने एज द केस में भी देख लेना है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा, फिर इसके बाद वापस आते हैं, उसने अदर एक्सपेंसेस भी पूछा था, ठीक है, वो बात की बात है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सेकंड नंबर उसने आपसे कहा था यार जीएसटी भी आगे बोला था कि यार जीएसटी क्या होगा और जीएसटी को कैसे ट्रीट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इसको भी जीएसटी का भी कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, और जीएसटी की कैलकुलेशन दिखाने के साथ साथ आप लोग जो है जीएसटी का ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि भाई ये क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो इसीलिए। उसने रीजनिंग तो पूछी नहीं, हमें तो सिर्फ ऑप्शंस में से बताना है। तो गाइस, अब इन दिस केस इफ आई गो फॉर द जीएसटी पार्ट, तो यहां आप देख सकते हैं 18% आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है जीएसटी। बहुत अच्छी बात है, तो 18% जीएसटी है। और अगर आप देखेंगे तो 18% जीएसटी अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो आप जरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना जीएसटी आ रहा है। कैलकुलेटर, ये रहा हमारा कैलकुलेटर पे 225,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.18। तो गाइज ये मेरा 40,500 का जीएसटी आ रहा है, और ये 40,500 का जीएसटी आ रहा है, और इसको हम लोगों ने करना क्या है, इट विल बी एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। तो जीएसटी वाला पॉइंट क्या था, ये रहा, इसमें 40,500 और जिसमें एडेड होगा वो ये सेकंड वाला है 40,500, एंड इट विल बी एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट। ये हमारा हो गया बी पार्ट। ध्यान से पढ़िएगा, अब यहां पर नॉट एडेड को किसने मार्क कर दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर अटेम्प्टिंग, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड देन अटेम्प्ट। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आप लोगों को अभी तक जो है उसने बता दिया भाई 2,25,000 ये हमारा है, ग्रेट। तो मैं इसको यहां पर 2,25,000 तो नेट इनवॉइस प्राइस कह देता हूं। इसमें मैं ऐड कर देता हूं जीएसटी जो 40,500 है, ये जीएसटी ऐड हो जाएगा। और क्या है, टोल टैक्स पेड, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये ऐड होंगे, बट ऑब्वियसली बात है तो आपने ये 5,000 और ऐड करना है, ये वाला आपने 17,220 और ऐड करना है। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, डीमरेज, डीमरेज क्या होता है, पेनल्टी होती है। ट्रांसपोर्टर को दिया, किसी कारण से इन्होंने डिलेड जो है डिलीवरी ली होगी, तो ये ऐड नहीं होता, ये हमारे कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज होता है। दिस अमाउंट इज नॉट एडेड इन द मटेरियल कॉस्ट और इन्वेंटरीएबल कॉस्ट। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेजेस, ये ऑब्वियसली ऐड होगा, परचेज कमीशन ऐड होता है तो ये 10,000 और ऐड हो जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स, ये ऐड होगा, लेकिन रिफंड जितना हो रहा है कंटेनर्स का वो माइनस हो जाएगा। तो आपका नेट, या तो आप 30,000 ऐड करके 20,000 माइनस कर दीजिए, या फिर सिर्फ 10,000 अगर आपने ऐड करना है तो सिर्फ 10,000 भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये आपकी जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है जी, इसको अब आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2,25,000 225,000 प्लस 40,500 प्लस 5,000 प्लस 17,220 प्लस इसको 20,000 ले लेता हूं, ग्रेट। तो ये गाइस 3,07,000 3,07,720 हो गया। Now once you have got this, अब इसके बाद अदर एक्सपेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अदर एक्सपेंसेस दे रहा है 2% ऑन टोटल कॉस्ट। नोटिस कीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा सवाल को, ये टोटल कॉस्ट पे है। नाउ दिस इज टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस। अब इसमें अदर एक्सपेंसेस थोड़ा ना ऐड कर दिए हैं, एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंसेस। तो ये क्या है, अगर मेरे टोटल कॉस्ट अगर 100 रुपए है और अदर एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ दिस, इसमें 2 है तो ये कितना होगा, दिस मस्ट बी 98। तो ये अदर एक्सपेंसेस आप कैसे निकालोगे, ये ऐसे निकालोगे 307,720 मल्टीप्लाइड बाय 2/98। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मेमोरी में डाल देता हूं मैं, इंटू 2 डिवाइड बाय 98 करता हूं, तो ये मेरा समथिंग लाइक, एक मिनट मैंने कुछ गलत कर दिया, एक बार फिर से मेमोरी रिकॉल, दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 98। नाउ 6280 जो है ये आपने यहां पर ऐड करना है,
अदर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मटेरियल परचेजेस होगा, तो इसको आप लोगों ने ऐड करना है 6280। अगर आप नीचे ऑप्शंस देखेंगे तो यहां पर अदर एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करना है और अमाउंट कितना है, अमाउंट 6280 है जो कि यही है, और इट विल बी एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट। ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वापस आते हैं नेक्स्ट, वो कह रहा है 20% शॉर्टेज ऑफ मटेरियल ऑन रिसिप्ट इज कंसिडर्ड इन नेचर ऑफ रॉ मटेरियल की 20% तो शॉर्ट निकलता है। हमने मंगाया कितना था, कहता है 5000 यूनिट्स मंगाई थी, तो 5000 यूनिट्स अगर आपने मंगाई थी गाइस, इसमें से अगर 1000 20% मींस 1000 ये अगर शॉर्ट निकलता है तो आपका इस हिसाब से कितना निकलना चाहिए, 4000 यूनिट्स निकलनी चाहिए, नॉट अ प्रॉब्लम। अब लेकिन आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये आपने 3,07,720 में ऐड कर दिया तो 3,14,000 जैसा आपका कुछ टोटल कॉस्ट आ रहा है। इस 3,14,000 टोटल कॉस्ट, ये दिस कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ 4000 यूनिट्स। अगर आप यहां पर देखेंगे तो उसने आपसे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यार बताओ मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट चार्जेबल कितनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है भैया, 3,14,000 है, अभी तो निकाला। फिर कहता है अच्छा नंबर ऑफ गुड यूनिट्स कितनी है, तो आपने कहा भाई 4000 यूनिट्स है। अच्छा 3,14,000 अगर कॉस्ट है, ये 4000 यूनिट्स की है, तो इससे 4000 यूनिट से डिवाइड करके आपका 78.5 आ जाएगा 4000 यूनिट्स की कॉस्ट। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसमें ये सारी वर्किंग्स बड़ा सुंदर सुंदर दिया हुआ है, बस अभी लास्ट में आप ये देख लो, दिस इज ऑब्वियसली ये ऑप्शन नंबर सही, सी सही किया हुआ है, ये 3,14,000 ये भी सही किया हुआ है, 40,500 विल बी एडेड टू मटेरियल कॉस्ट सही किया हुआ है। फिर इसके बाद 6280 ये हम लोगों ने एडेड टू मटेरियल कॉस्ट ये भी ले लिया था, और 22,500 विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि ये इन नेचर ऑफ कैश डिस्काउंट जो है इन नेचर ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है एज द केस में भी। वंस यू हैव डन दिस, नेक्स्ट जंप टू द मटेरियल कॉस्ट का अगला, मटेरियल कॉस्ट का अगला केस बेस्ड सिनेरियो इज केस बेस्ड सिनेरियो 13। गाइस 13 पे आते हैं, ओके हियर वी गो। सो गाइस केस बेस्ड सिनेरियो 13, शुरुआत से पढ़ने से पहले कहानी जो भी है थोड़ी लंबी सी दी हुई है, रिक्वायरमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं, चाहता क्या है। कहता है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, बहुत अच्छी बात है, कहते हैं जनवरी 2024 में मुझे बताओ कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, एक महीने का, ये याद रखना एक महीने का, कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन होगा फॉर बोथ मटेरियल एंड ए पी। मटेरियल रिक्विजिशन कौन सा किया जाता है, जितना यूज करना है, तो जितना मटेरियल यूज करना है वो रिक्विजिशन किया जाएगा, स्टोर कीपर से मंगवाया जाएगा। देख लेंगे, तो जितनी भी रॉ मटेरियल जितना यूज करना है, कंज्यूम करना है, रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम करना है जनवरी में, वो हम लोगों को निकालना है, बात की बात है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ए और बी का निकालने को बोल रहा है, ईओक्यू निकाल देंगे हम लोग। फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल ए, जैसे आप बोलो। फिर कहता है सेविंग्स इन या लॉस इन परचेजेस ऑफ मटेरियल ए इफ द परचेज ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। बढ़िया है जी। तो मतलब ईओक्यू के अलावा कुछ मंगवा रहे होंगे, तो इसीलिए बोल रहा है कि कितना सेविंग्स हो रहा है या लॉस हो रहा है अगर मटेरियल ए इन्होंने ईओक्यू मंगवाया। तो देख लेंगे, कंपेयर कर देंगे, प्रेजेंट ऑर्डर क्वांटिटी से कंपेयर करके दिखा देंगे। व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल ए, जैसे आप बोलो। अब पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन, फिर से एक बार माइंड में फ्रेम बनाते हैं। नंबर 1 हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है ए और बी का। दूसरा नंबर हम लोगों को क्या निकालना है, ईओक्यू दोनों ए और बी का। तीसरा हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल सिर्फ ए का। फिर सेविंग्स या लॉस निकालना है किसका, मटेरियल ए का ओनली, अगर ये ईओक्यू मंगा रहे हैं एज अगेंस्ट दी अदर ऑर्डर साइज जो भी होगा। और मिनिमम स्टॉक लेवल भी निकालना है सिर्फ मटेरियल ए का। तो शुरुआत से अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। हियर वी गो। कहता है परचेज कमेटी ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी परचेज कमेटी है, has been entrusted with to review मटेरियल प्रोक्योरमेंट। तो ये मटेरियल को प्रोक्योर करने का पॉलिसी कुछ सेट कर रहे हैं कि भाई कितना मटेरियल खरीदें। प्रोक्योर मींस परचेज, कितना प्रोक्योर करना है, परचेज करना है, ये डिसाइड करना चाह रहे हैं। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो मार्केटिंग करता है और फिर सेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, मार्केटिंग एंड सेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मार्केटिंग करता है, हैज बीन अप्रेज्ड। कमेटी ने बोला है प्रेजेंटली द कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स, ये इनके फिनिश गुड्स का नाम है प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स बेच रहे हैं लोग और दो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, एक ए और एक बी, और रेशो क्या है मटेरियल यूजेज की, 3:2। एक यूनिट फिनिश प्रोडक्ट के लिए ए लगेगा 3 यूनिट्स,
बी लगेगा 2 यूनिट, जो भी है 3:2 की रेशियो में इनका लगना है ये मटेरियल। कहता है मटेरियल ए इज पेरिशेबल इन नेचर, बहुत अच्छी बात है, पेरिशेबल है, और इसको यूज करना है विद इन 10 डेज फ्रॉम गुड्स रिसीव नोट डेट। इसका ब्रदर क्वेश्चन आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस में हमारे डिस्क्रिप्टिव में किया हुआ है। तो यहां ये कह रहा है 10 दिन 10 डेज जो है में ये खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 10 डेज में अगर इस्तेमाल किया नहीं तो इसको फेंक देना पड़ेगा। जिस दिन भी इन्हें रिसीव हुआ, जिस दिन इन्होंने रिसिप्ट पे गुड्स रिसीव नोट इशू किया, उस दिन से 10 दिन में अगर इस्तेमाल कर लिया गुड है, नहीं तो भैया फेंक दो। कहता है अदरवाइज इट बिकम्स ऑब्सोलीट, जैसे आप कहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मटेरियल बी एक और मटेरियल है, ये ड्यूरेबल है। कहता है ये ड्यूरेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वंस अगेन ध्यान से देखिएगा, मटेरियल ए जो है वो पेरिशेबल है और 10 दिन बाद इसको फेंकना पड़ेगा। मटेरियल बी जो है वो ड्यूरेबल है और कहता है यार कोई टेंशन नहीं है, 1 साल बाद भी, अगले साल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेंशन मत लो इस चीज की। मटेरियल ए को वो कहता है अभी परचेज कर रहे हैं लोकल मार्केट से विद इन 1 to 2 डेज। ये इनका मिनिमम डिलीवरी पीरियड हो गया, मिनिमम पीरियड, और ये मैक्सिमम पीरियड हो गया। ठीक है जी, पीरियड तो 1 दिन कम से कम लगता है, 2 दिन मैक्सिमम लगते हैं। अगर एवरेज निकालना हो तो 1.5 डेज हो जाएगा, मिक्स मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। मटेरियल बी कहता है ऑन दी अदर हैंड परचेज करते हैं नेबरिंग स्टेट से, ये दूसरी स्टेट से आते हैं, तो इसका मिनिमम पीरियड इसका कितना होता है गाइस, वो कह रहा है 2 डेज, और मैक्सिमम पीरियड कहता है इज 4 डेज। अगर एवरेज निकालना हो, इफ यू नीड, देन 3 डेज। कहता है परचेज प्राइस पर किलोग्राम, ओके, पीपीपू दिया हुआ है, परचेज प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, किलोग्राम का ए और बी का 30 रुपीज और 44 रुपीज है, एज यू से। तो दिस इज परचेज प्राइस पर किलोग्राम दिया हुआ है, जैसे आप बोलो ए और बी रिस्पेक्टिवली का, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी को इनकर करनी पड़ेगी 1200 कॉस्ट। ये क्या है गाइस, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, परचेज प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट कहता है ए का 15% है, तो आप 30 रुपीज पे 15% निकाल सकते हो। बी का इट इज 5%, तो बी का 44 रुपीज का 5%, ये सी निकल आएगा, कैरिंग कॉस्ट निकल आएगा, जैसे आप बोलो। फिर कहता है एट प्रेजेंट मटेरियल ए जो है वो परचेज कर रहे हैं 15,000 kg के लॉट में टू अवेल अ 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट मटेरियल, प्लीज ध्यान देखिए, ये ए का कहने का मतलब अभी 10% डिस्काउंट के बाद इनका पीपी पू परचेज प्राइस पर यूनिट इज ₹27। 30 माइनस 10% ऑफ ₹30 इज इक्वल टू, ये इनका अभी परचेज प्राइस है, दिस इज ₹27। कहता है जीएसटी एप्लीकेबल है दोनों मटेरियल पे 18%, लेकिन इनपुट क्रेडिट अवेल हो जाता है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। जब इनपुट क्रेडिट हो जाता है अवेल, तो ये परचेज प्राइस में एडजस्ट नहीं होगा, इसको तो हम देंगे और वहां से क्रेडिट ले लेंगे। दिस हैज नो रोल टू प्ले इन आवर डिटर्मिनेशन ऑफ ईओक्यू, इन्वेंटरेबल कॉस्ट, कुछ भी किसी भी चीज के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है जी, नो परचेज कॉस्ट में ये ऐड नहीं होगा, कैरिंग कॉस्ट में ये ऐड नहीं होगा, ईओक्यू वगैरह के लिए किसी चीज के लिए ये नहीं आएगा, साथ में इन्वेंटरेबल कॉस्ट के लिए भी नहीं आएगा। सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा अरे हमारा एस्टिमेट क्या है, हम बेच सकते हैं 30,000 kg इन जनवरी 2024। कहता है 30,000 kg का हमारा ये क्या है, दिस इज सेल्स बजट, एस्टिमेट दिया हुआ है ना, तो दिस इज सेल्स बजट, ऑल्सो प्रोजेक्टेड सेम ट्रेंड एंटायर ईयर। कहता है साल भर में भी, ये जनवरी में इतना बेचना है, पूरे साल भर में भी यही सेल्स बजट है, तो 30,000 करके पूरे साल का 3,60,000 एनुअल सेल्स बजट हो जाएगा, वो बात की बात है। कहता है रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट, इनपुट आउटपुट रेशियो इज 5:3, इसका मतलब 5 इनपुट डालोगे तो 3 निकालोगे, 5 इनपुट डालोगे 3 निकालोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कह रहा है कंपनी वर्क्स 25 डेज इन अ मंथ, जैसे आप बोलो प्रोडक्शन इवनली होती है, बहुत ही बढ़िया है। कहता है एनी क्वेरीज कैलकुलेशंस के लिए आप परचेज कमेटी नाउ। गाइस सबसे पहले हमारा सेल्स बजट क्या है, हमारा सेल्स बजट है ये 30,000 kg। उसने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में पूछा है मुझसे क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी रिक्विजिशन एंड यूज, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन निकालनी है। उससे पहले सेल्स बजट देखो, मेरा सेल्स बजट क्या है, ये है 30,000 kg। ग्रेट, ये जनवरी का, ऑब्वियसली जनवरी की बात चल रही है तो जनवरी की बात कर रहे हैं हम। ये सेल्स बजट है 30,000 kg। ये हमारे फिनिश प्रोडक्ट का है, फिनिश प्रोडक्ट का नाम आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट एक्स है। ये प्रोडक्ट एक्स का सेल्स बजट है, बहुत बढ़िया।
उसने मुझे क्वेश्चन में कहीं पे डिजायर्ड ओपनिंग स्टॉक डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रखा। अगर दिया होता तो मैं डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक सेल्स बजट में ऐड करता, डिजायर्ड ओपनिंग स्टॉक माइनस करता, तो मेरा प्रोडक्शन बजट निकलता। मजे की बात क्या है, हेलो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो मेरा प्रोडक्शन बजट ऑफ प्रोडक्ट एक्स भी कितना है, वो भी 30,000 केजी है। दिस इज ऑल्सो 30,000 केजी। जनवरी का प्रोडक्शन बजट इज 30,000 केजी। अब इससे निकालते हैं हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। जब आप बजटरी कंट्रोल के बाद ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह के सवाल, तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है क्योंकि वहां पर ये सारे बजट्स हम लोग बनाते हैं। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन रिलेशन टू दीज फंक्शनल बजट्स। पहले सेल्स बजट बनता है, उससे प्रोडक्शन बजट बनता है, उससे रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनता है, उससे रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट या परचेज बजट बनता है। तो वहां हम लोग फ्लो में बहुत तरह के ऐसे सवाल देखते हैं। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कितना हो गया भाई, 30,000 केजी। अगर मुझे प्रोडक्ट एक्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे प्रोडक्ट एक्स बनाना है, ये बनाना है, तो मुझे इनपुट कितना डालना पड़ता है, 5 केजी मेरे को रॉ मटेरियल ए एंड बी मिला के डालना पड़ता है, और तब जाके मेरा 3 केजी आउटपुट, दैट इज टू से मेरा प्रोडक्ट एक्स निकलता है। ये इस हिसाब से हमारी जो निकलता है इंटू 5/3 करके, ये मेरा 50,000 किलो मेरा रॉ मटेरियल्स का कंजम्पशन बजट बन गया है। अगर रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट ये दोनों ए और बी का मिला के है, तो ए और बी की रेशियो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में शुरुआत में दी हुई थी कि हमारे रॉ मटेरियल की रेशियो जो लगती है वो क्या लगती है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 3:2। आप देख सकते हैं ये रहा 3:2, आपका रॉ मटेरियल की रेशियो 3:2 में होगी। तो ये आपने 3:2 की रेशियो में इसको अगर बांटना है ए और बी, तो ये 3/5 और 2/5। इस हिसाब से ये 30,000 केजी ए की रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुई या यूजेज हुई, और इसकी 20,000 केजी हुई। जैसे आप बोलो, अब उसने क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या हुआ है, भाई मेरी बात सुन, दोनों ए और बी का रॉ मटेरियल कंजम्पशन बताओ, यूजेज, एक्विजिशन मींस यूजेज। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी है भैया, 30,000 एंड 20,000 केजी। ये रहा 30,000 एंड 20,000 केजी, विच इज डी पार्ट। तो दैट फिनिशेस ऑफ फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड में वो कह रहे हैं यार ईओक्यू निकाल दो ए और बी का। श्योर, बिल्कुल निकालते हैं। ईओक्यू कैसे निकलता है, ईओक्यू ऐसे निकलता है, √2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। बहुत बढ़िया है। अब जरा देखते हैं, ओ तो हम लोगों को यहां पर दिया हुआ था सीधा सीधा 1,200 रुपए। सी आप देख सकते हैं इन दोनों का रिस्पेक्टिवली। अब उसने यहां पर ईओक्यू मांगा किसका है, दोनों ए और बी का मांगा है। तो पहली चीज मैं एक काम करता हूं, ए ओ और सी, ये दोनों का मैं अलग अलग से लिखता हूं, मटेरियल ए का और मटेरियल बी का। तो गाइज अगर आप नोटिस करोगे, मटेरियल ए का क्या है 30,000 केजी, तो एक महीने का है। पूरे साल का कितना हुआ, इंटू 12 करके 3,60,000 केजी आ जाएगा मेरा ए। नेक्स्ट, दूसरे वाले का 20,000 केजी मल्टीप्लाइड बाय 12, विच कम्स टू 2,40,000 केजी आ जाएगा। देन अभी अभी ओ हम लोगों ने ऊपर देखा था 1,200 रुपीज था, तो ये 1,200 रुपीज तो दोनों का है, चाहे ए मंगाओ चाहे बी मंगाओ। ये आपका ए इज इक्वल टू दिस, ओ इज इक्वल टू रुपीज 1,200, एंड सी का मैंने आपको परचेज प्राइस पर यूनिट बता दिया था 30 और कैरिंग कॉस्ट बता दिया था 15%। तो ये आ जाएगा 15% ऑफ ₹30, विच कम्स टू ₹4.5। बहुत ही बढ़िया। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सी इसका भी निकाल सकते हैं, कितना है दोस्तों 44 का 5%। तो 5% ऑफ ₹44 इज इक्वल टू ₹2.2। अब आपने इसमें ही इक्वेशन में फार्मूला ये ए और बी रिस्पेक्टिवली के लिए लगा देना है, √2 इंटू ए 3,60,000 इंटू ओ 1,200 डिवाइड बाय सी 4.5। बताओ गाइस, 13,856, तो 13,856 है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया केजी। अच्छा दूसरा भी बता दो जरा, ये एक पर पहले मेरे को लिखने दो। 2 इंटू ए 2,40,000 इंटू ओ 1,200 डिवाइड बाय सी 2.2। अब बताओ ये वाला भी 16,181 केजी।
अब मेरे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ये तो रही, ये आप देख सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इन दिस केस ये 13,856 ये रहा, और साथ में 181 ये रहा। तो ये आप देख सकते हैं ए और बी का रिस्पेक्टिवली आप अगर कैलकुलेट करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का आंसर आ गया है 13,856 जो अभी अभी आपने निकाला है, और साथ में इसी तरीके से जो आपने ये निकाला है 16,181 kg। तो ये हमारी ऑप्शन ए आ जाती है। फिर उसने कहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल बता यार, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए बता। मैक्सिमम स्टॉक निकलता कैसे? ऐसे निकलता है, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस, अब मिनिमम कंजम्पशन यहां कोई है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, तो नॉर्मल कंजम्पशन ले लूंगा, इनटू मिनिमम पीरियड तो पता है मेरे को। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, यहां मेरे को रीऑर्डर लेवल ही नहीं पता। रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है? लो जी, रीऑर्डर लेवल निकालते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड आता है, यार यहां तो कोई मैक्सिमम कंजम्पशन ही नहीं है, इनको तो इवन कंजम्पशन ही होती है। तो नॉर्मल कंजम्पशन इनटू ऑब्वियसली मैक्सिमम पीरियड तो है हमारा। तो गाइज अगर नॉर्मल कंजम्पशन निकालोगे तो आप देख सकते हो, ध्यान देना, आपकी पर डे कंजम्पशन, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उसने क्वेश्चन में बोला हम लोग कितने दिन एक महीने में काम करते हैं, एक महीने में 25 डेज काम करते हैं। पूरे महीने की नॉर्मल कंजम्पशन भाई 30,000 केजी ए के लिए है ना, 30,000 केजी अगर 25 डेज का है तो ये एक दिन की नॉर्मल कंजम्पशन आ गई। मैक्सिमम कंजम्पशन तो मुझे कोई पता ही नहीं है ही नहीं। और मैक्सिमम पीरियड, यस, ए का मेरे को कितना दिया होता, पेरिशेबल वाला था, इसके 2 दिन था, ठीक है ना जी। ये हम लोगों ने मार्क किया था 2 डेज मैक्सिमम पीरियड इसका, तो इसको हम लोगों ने 2 डेज से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आया, 1200 इंटू 2 इज इक्वल टू 2400 kg। अगर मेरा रीऑर्डर लेवल आ जाता है 2400 kg, अब मैं क्या करूंगा, 2400 kg प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब उसने ना रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी मेरे को इसकी दी हुई है कि हम तो मंगा रहे हैं, कितना मंगा रहे हैं, कहता है हम तो इतना मंगा रहे हैं 15,000 kg, हम लोग तो ऑलरेडी का ए का परचेस करते ही हैं, 15,000 kg वी परचेस टू अवेल द डिस्काउंट। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्या करना है, इसमें रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज टू से 15,000 kg ऐड करना है, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कोई आई नहीं, नॉर्मल कंजम्पशन थी, कितनी थी अभी अभी तो निकाला था, 30,000 डिवाइड बाय 25 डेज इज 1200 kg। और मिनिमम डिलीवरी पीरियड भैया पेरिशेबल वाले का 1 डे था, तो 1 डे से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ जाता है 17,400 माइनस 1200 is equal to 16,200 kg, which is of course option number D. Once you have done this, now what we do is, next कहता है यार एक काम करो, सेविंग्स या लॉस निकालो, सेविंग्स या लॉस निकालो ऑन परचेज, ओके, एक्सक्यूज मी, ऑफ मटेरियल ए। अगर परचेज ऑर्डर हम लोग ईओक्यू मंगाए तो देखो कंपेयर कर देते हैं, हम लोग किसको कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। या तो आप अपना जो ऑर्डर कर रहे थे, कितना ऑर्डर कर रहे थे, मैं लिखता हूं ऑर्डर या तो 15,000 किलो करो, या ऑर्डर ईओक्यू करो। ए का ईओक्यू क्या आया था, 13,856 किलो। तो अगर आपने ये करना है 13,856 किलो, ये दो ऑप्शंस हैं। अब इनकी हम लोगों ने क्या कंपेयर कर देना है, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट, इन सबको कंपेयर कर देना है। एनुअल, सबसे पहले मैं लेता हूं परचेज कॉस्ट। यार मेरी एक बात ध्यान से सुनो, परचेज कॉस्ट जितना भी रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड है वो मेरा कितना है। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, मुझे पूरे साल में कितना माल खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन के लिए, भाई एक महीने का 30,000 किलो खरीदना पड़ता है। 30,000 kg मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट, मैंने आपको कितना बताया था, 30 रुपीज लेस 10%, दैट इज 27। चलो, और बाद में क्या है, 30,000 kg मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय ₹30, रिस्पेक्टिवली बताते जाओ, क्या बोल रहे हो, 97 लाख 20,000, और दूसरा बताओ 1 करोड़ 8 लाख, 108 लाख। बहुत बढ़िया है। सो गाइस, ये हमारी जो है एनुअल परचेज कॉस्ट है एज द केस में भी। तो हम लोगों ने दोनों की परचेज कॉस्ट निकाल दी, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमने जो माल खरीदना है, जो भी हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन करना है, उसके लिए आ गया। अब लेकिन एक बहुत जरूरी बात क्या है, आप ये समझिए, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है वो पेरिशेबल है।
पेरिशेबल में उसने क्या बोला हुआ है, आप अगर नोटिस करेंगे तो हमारी डेली कंजम्पशन कितनी होती है, आपने अभी अभी नोटिस किया था, हमारी डेली कंजम्पशन होती है 1200 केजी। हमारी डेली कंजम्पशन कितनी होती है, नॉर्मल कंजम्पशन 1200 केजी। और अगर आप देखेंगे तो उसने कहा है भाई मेरी बात सुन, 10 दिन बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, 10 दिन बाद ये खराब हो जाएगा, 10 डेज बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप डेली 1200 किलो ही कंज्यूम कर सकते हो। कैसे निकाला, 30,000 केजी डिवाइड बाय 25, 30,000 केजी पूरे महीने में कंज्यूम करना है, ये डिवाइड बाय 25 ऑन एन एवरेज डेली, कहता है इवनली हमारी प्रोडक्शन होती है तो इवनली कंजम्पशन होती है। तो भैया मेरे को 1200 किलो रोज का कंज्यूम करना है, जिस दिन मेरे को गुड्स रिसीव हुए उसके 10 दिन बाद मेरा सामान जो है वो पेरिश हो जाएगा। तो मतलब 12,000 किलो ही, मैं एक ऑर्डर का 12,000 किलो से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर मैं 15,000 केजी मंगा रहा हूं तो मेरे को 3,000 केजी हर बार फेंकना पड़ेगा। और यहां अगर मैं 13,856 केजी मंगा रहा हूं तो मुझे हर बार 1,856 केजी फेंकना पड़ेगा। तो इसे मैं कह सकता हूं ऑब्सोलेसेंस लॉस। ये कितना हुआ भाई, हर बार मेरे को 3,000 केजी फेंकना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय साल के ऑब्वियसली आपके 12 ऑर्डर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाइड बाय आपका इनटू ₹27। तो ये आपका नुकसान हो जाएगा एज द केस में भी, ये आपको नुकसान होगा ऑब्सोलेसेंस का। और दूसरा नंबर इधर आपको 1000 कितना था, 856 केजी, 1856 केजी, ये हमारा नुकसान होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली ये साल में। अच्छा नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12 थोड़ा ना थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे भाई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 3,60,000 केजी। और एक बार में अगर आप चाहे 15,000 केजी मंगाओ, इस्तेमाल कितना कर सकते हो, 12,000। आप एक बार में 13,856 मंगाओ तो भी इस्तेमाल कितना कर सकते हो, 12,000। आप 12,000 से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, चाहे आप मंगाओ 15,000, मैं कह रहा हूं 50,000। अरे 3,60,000 एक बार में मंगा लो, सारा ऑब्सोलीट हो जाएगा 12,000 किलो के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, 3,60,000 केजी डिवाइड बाय 12,000 केजी, विच ऑफ कोर्स कम्स टू 30 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे आपको। हर बार आप 15,000 मंगाओ, 12,000 इस्तेमाल करो, 3,000 फेंको, 12,000 इस्तेमाल करो, 3,000 फेंको। हर बार आप 13,856 मंगाओ, 12,000 इस्तेमाल करो, 1,856 बेचो, फेंक दो। तो इस हिसाब से दिस इंटू 30 बार आपका 3,000 खराब होगा, ये 30 ऑर्डर्स। सिमिलरली यहां पर 30 ऑर्डर्स इंटू 12,000 से जितना भी एक्स्ट्रा है 1,856, दिस मल्टीप्लाइड बाय ₹30। बताते जाओ ऑब्सोलेसेंस लॉस। पहले वाले का 24,30,000 और दूसरे वाले का 16,70400। अच्छा ये आपने निकाला। फिर इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है, ऐसे निकलेगी। भैया आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 30 ऑर्डर्स अभी तो देखा था, 30 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 1200। तो ये तो दोनों में सेम है, ये तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर भी 12 36,000 होगी, 36,000 वहां पे भी होगी, क्योंकि हर बार आप मंगाते जाओगे सिर्फ 12,000 ही यूज कर पाओगे, तो 30 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, बाकी सारा फेंकना पड़ेगा। 30 ऑर्डर्स दोगे। ये कैरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कैरिंग कॉस्ट का मैंने आप लोगों को रेट क्या दिया हुआ था, मैंने कैरिंग कॉस्ट का आपको रेट दिया था ए के लिए 15%। तो यहां पर अगर आप, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप 15,000 केजी मंगाओगे तो उसका एवरेज कैरी करोगे मल्टीप्लाइड बाय 27 की परचेज प्राइस इनटू 15% का कैरिंग कॉस्ट का रेट। और अगर आप 13,856 मंगाओगे डिवाइड बाय 2 इंटू 30 रुपीज इंटू 15%, टेल द आंसर। ये 75 इंटू 27 30,375 और ये जो भी आ रहा है 13,856 डिवाइड बाय 2 इंटू 30 इंटू 15%, 31176। ये हमारी जो है टोटल कॉस्ट इस हिसाब से आ जाएगी। इन सबको सम अप कर लो, 9720 प्लस 2430 प्लस 36,000 प्लस 30,375
इन सबको सम अप कर लो और देखो जरा ये कितनी आती है अभी। अगर प्रेजेंट डिस्काउंट पॉलिसी वाला देखे तो कितना आ रहा है, 1 करोड़ 22 लाख 16,375। और अगला देखो 1 करोड़ 25 लाख 37,576। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों का गैप देखो, हमें अगर ईओक्यू मंगाएंगे तो ईओक्यू से फायदा हो रहा है या नुकसान? नुकसान है। कितना? 321,201। इतना नुकसान होगा अगर आपने ईओक्यू मंगाया। उसने आपसे पूछा है सेविंग्स या लॉस मटेरियल ए में कितनी होगी अगर आपने परचेज ऑर्डर इक्वल टू ईओक्यू मंगवाया। अगर आपने ईओक्यू के बराबर मंगवाओगे, ठीक है जी, अगर आप, वो कह रहा है लॉस और सेविंग्स, ठीक है जी, वो कितनी होगी अगर हम लोगों ने मटेरियल ए मंगवाया परचेज ऑर्डर इक्वल टू ईओक्यू। तो ये अभी आपने निकाला था 321,201, इतना लॉस हो जाएगा। ये लॉस मींस बी पार्ट, ये हमारा ऑप्शन एज द केस में भी है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। फिर बारी आती है अगली चीज। अगली चीज में वो कह रहा है लास्ट में कि यार एक काम कर, मिनिमम स्टॉक लेवल बता दे। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए, श्योर, ये लो जी, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए निकालते हैं। कैसे निकाला जाएगा मिनिमम स्टॉक में? यहां नीचे लिख रहा हूं मिनिमम स्टॉक, मिनिमम लेवल कैसे निकाला जाता है? ऐसे निकाला जाता है, री ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। अभी अभी हम लोगों ने री ऑर्डर लेवल तो कैलकुलेट कर ही लिया था। कितना था? ये रहा ना, ये देखो री ऑर्डर लेवल, ये रहा 2400 केजी। इस 2400 केजी को यहां लिखा, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना है 1200 किलो, 1200 केजी था, 30,000 केजी डिवाइड बाय एज द केस में 25 करके, दिस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल पीरियड आपका कितना हो गया? एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1.5 दिन। तो 1.5 इंटू 1200, 1800 हो गया। 1800 इसमें से माइनस किया 600 हो गया। तो 600 किलो इज योर आंसर, दैट इज सी पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे, एक बार जल्दी से आंसर्स मैच कर लेते हैं। पहले वाले का डी है, पहले वाले का ए बी सी डी है, दूसरे वाले का हमारा ईओक्यू 13, ये ए है, ए है। तीसरे वाले का इन्होंने 12,000 किलो कहा हुआ है, इसका ये वाली चीज यस। थर्ड वाले का मैक्सिमम स्टॉक लेवल की हम लोग बात कर रहे थे। देखो ऐसा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आप इसको रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, जैसे आप कहते हैं, आप में से कोई अब ये वाली चीज बोले कि सर जी रीऑर्डर लेवल में अगर हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी ऐड करते हैं माइनस नॉर्मल कंजम्पशन है, यहां पर मिनिमम कंजम्पशन तो यहां पर कोई है ही नहीं, और मिनिमम पीरियड एज द केस में भी ऑब्वियसली हम लोगों को पता है। तो इन दिस केस इफ वी डू द मैथमेटिक्स ओवर हियर, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया रीऑर्डर लेवल इज हाउ मच 2400 और रीऑर्डर क्वांटिटी इज हाउ मच, ये हमारा 15,000 किलो है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर ये रीऑर्डर लेवल आपने देखा 2400 केजी, ये रीऑर्डर क्वांटिटी ये रहा, रीऑर्डर लेवल ये रहा 2400, ठीक है जी। दिस प्लस दिस माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड 16,200, ठीक है जी। ये हम लोगों ने निकाला, लेकिन फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, जैसे इन्होंने यहां पर कहा हुआ है, ये मैं इससे कंप्लीटली अग्री नहीं करूंगा। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है, अगर ऑल्टरनेटिव देना, अगर एमसीक्यूज में ऑल्टरनेटिव देना पॉसिबल होता तो मैं आई वुड हैव गिवन वंडरफुल ऑल्टरनेटिव्स। मैं अभी आपको ऑल्टरनेटिव एक और दिखाता हूं। अब यहां पर जो है वो कहता है स्टॉक 10 दिन का मेरे पास 12,000 किलो से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। चलो जी, ये हम लोगों ने जो है 12,000 किलो से ज्यादा हमारा होना ही नहीं चाहिए, तो थैंक यू जी, हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल 12,000। यार ये तो कोई सेंस ही नहीं हुई। आप 15,000 किलो मंगाओगे, आप 15,000 किलो मंगाओगे और 15,000 किलो मंगा के सिर्फ 12,000 रखोगे, आते ही फेंक दोगे आप? आते ही कौन फेंकता है यार? एंड में जब ऑब्सोलीट होगा तब फेंकेंगे, शुरुआत में कौन फेंकता है? आप कहो भाई मैं 12,000 किलो, अगर 12,000 किलो का इतना समझदारी वाला सबूत यहां पर देना था एमसीक्यू के क्वेश्चन में, तो आई वुड हैव लव्ड इट। ये वैसे इन्होंने ऑब्वियसली 12,000 की ऑप्शन दी हुई है, मैं इससे वाकिफ नहीं कर रहा। अगर आपने वाकिफ कराना है, ऐसा कराना है,
तो लो यार, फिर तुम मेरी एक बात मानो, एक काम करो, व्हाई द हेक डू यू वांट टू ऑर्डर 13856? व्हाई डोंट यू ऑर्डर EOQ? मैंने यही वाली चीज आपको अपने सॉल्व क्वेश्चन में भी ये वाली चीज एक्सप्लेन करके बताई हुई है। जो सॉल्व क्वेश्चन है उसमें भी मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव बताया मेरे प्रॉब्लम्स में कि भैया देखो मेरी बात सुनो, जब मुझे पता है कि मैं 12,000 किलो से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं ऑब्सोल्यूशंस क्यों कराऊं? मैं परचेज कॉस्ट ऑब्वियसली दिस इंटू दिस, यही 1 करोड़ 8 लाख करूंगा। ग्रेट, मैं इस केस में ऑब्सोल्यूशंस लॉस 0 करूंगा ना। मैं तो मंगाऊंगा ही कितना? मैं मंगाऊंगा ही 12,000 किलो ना। मैं 15,000 मंगा रहा ना, मैं तुम्हारा EOQ मंगा रहा, मैं तो ये मंगा रहा हूं। अगर आपने ऑल्टरनेटिव भी देने हैं कि नहीं नहीं सुनो 12,000 से ज्यादा तो हम रख ही नहीं सकते क्योंकि रखने का कोई फायदा नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा। फेंकेंगे 10 दिन बाद, आज नहीं फेंक देंगे कि आपका 12,000 से ज्यादा नहीं हो सकता रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर ऐसी वाली चीज है तो भैया 12,000 किलो मंगाओ एक बार में, 1 करोड़ 8 लाख रखो। 1 करोड़ 8 लाख प्लस जो है मिनिमम स्टॉक लेवल, एज द केस में भी ये मिनिमम स्टॉक लेवल, सॉरी कहां गया ये, ऑब्सोल्यूशंस लॉस 0 हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वही सेम होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 36,000 ही होगी। और कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कैरिंग कॉस्ट इतनी हो जाएगी। आप कितना मंगाओगे? 12,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 15%, विच कम्स टू हाउ मच? देखो जरा, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इज इक्वल टू 27,000। भैया अगर आपको चुनना है ना तो ये चुनो। Why the heck do you want to spend this much of money? इनमें से कोई भी, अरे देखो ना हमने क्या किया, what did we do? We place an order of 12,000 किलो, 1 करोड़ 8 लाख ये खर्च किया, 36,000 ये खर्च किया, 27,000 ये खर्च किया, 27,000 प्लस 36,000 प्लस 1 करोड़ 8 लाख। भैया मैं तो 1 करोड़ 8 लाख 63,000 करूंगा ना। अगर तुमने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ही रखनी है तो ये रखो फिर तो। Why the heck would I choose this discount also? मैं तो नहीं कर रहा, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे लिए तो बेस्ट ये है, मैं क्यों फेंकूं? बट MCQ does not give us such options। तो यहां पर इन्होंने इसको ये अपनी तरफ से ये निकाला तो सही कि 16,200 ये निकाला तो सही, फिर यहां पे कह दिया अरे सुनो 10 दिन बाद तो फेंकना ही पड़ेगा तो इसीलिए हम मैक्सिमम लेवल जो है ये 12,000 किलो से ज्यादा नहीं रखना चाह रहे। क्यों नहीं रखना चाह रहे? आप मंगा 15,000 रहे हो, हैं 15,000 आप मंगा रहे हो और आपके पास आप कह रहे हो 12,000 किलो से ज्यादा होगा नहीं, ये आती रास्ते में फेंक दोगे क्या? अगर ऐसा ही है, अगर रास्ते में फेंकोगे तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो कि रास्ते में फेंकना है, फेंक दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ओके विद दैट, फेंक देना, कोई इश्यू नहीं। सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो, आप यहां पर कैरिंग कॉस्ट जो है ये 7,500 पे क्यों निकाल रहे हो? ये 6,298 पे क्यों निकाल रहे हो? ये 15,000 का एवरेज क्यों कर रहे हो? व्हाई द हेक आर यू डूइंग 15,000 kg डिवाइड बाय 2 इफ यू आर नॉट अज्यूमिंग दैट यू आर कैरिंग 15,000 का एवरेज, यू आर कैरिंग इस EOQ का एवरेज। तो इधर आंसर यहां पर ये दिया हुआ है, आई एम टेलिंग यू द आंसर गिवन इज दिस, but this does not make any sense. I have given you my opinion and I have given you the answer that is given over here. So for exam purposes आपको अगर 12,000 किलो लेना है, ऐसी कोई explanation MCQ में आपके पास देना possible ही नहीं होता, आपको तो टिक्का मारना है। So if you want to just blindly follow what has been written तो follow 12,000, otherwise optional। अगर 12,000 भी आप ये कह रहे हो तो भैया यहां 15,000 का एवरेज क्यों कैरी कर रहे हो अगले ही पार्ट में? साइलेंट, मेरे हिसाब से तो वो लॉजिकल नहीं बनता, बट इन एनी केस आई हैव गिवन यू द आंसर। इस केस में तो आपका आंसर हम लोगों ने ये 3,201 ये हमने भी ऑलरेडी निकाल ही लिया था, और लास्ट पार्ट में भी हम लोगों ने ये 600 किलो निकाल ही लिया था, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सक्यूज मी। ओके गाइस, नाउ कम्स द नेक्स्ट केस सिनेरियो, दैट इज केस सिनेरियो 7। गाइस केस सिनेरियो 7 की तरफ चल रहे हैं अब हम। अब केस सिनेरियो 7 इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुरुआत से पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट इज, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा केस है। नंबर 1 कह रहा है टोटल कॉस्ट, कह रहा है यार टोटल कॉस्ट ऑफ शिपमेंट टू बी रिकॉर्डेड बाय मिस्टर विकास। टोटल कॉस्ट ऑफ शिपमेंट निकालनी है, निकाल देंगे भाई, जैसे आप बोलो बॉस, विल डू इट। फिर आगे कहता है व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ जेंगा। जेंगा कोई होगा मटेरियल, उसका एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, मींस टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट जो करते हैं वो निकाल देंगे। कॉस्ट पर यूनिट कितनी एब्जॉर्ब या रिकवर करनी है।
फिर एब्जॉर्प्शन रेट, ये दूसरा जेंगडा, ये दूसरे की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ये भी निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम्स। फिर कहता है व्हाट इज द रिफंडेबल टैक्सेस, देखेंगे कोई ना कोई रिफंडेबल टैक्सेस होंगे। फिर कहता है इफ अ लॉस ऑफ गुड्स वाज 9% इंस्टेड ऑफ 5%, if the loss of goods was 9% instead of 5%, what will be the amount that will be charged to the statement of profit and loss? ठीक है जी, 9% की जगह अगर 5% हो तो was 9% instead of 5%, 5 की जगह 9 हो तो आप कितना अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करोगे? ग्रेट। नाउ इस क्वेश्चन के भी आंसर से मेरा क्लैश होगा, जैसे अभी पिछले वाले में हुआ, इसमें भी होगा, दिल पे नहीं लेना, ठीक है जी। फाइनली ओके गाइस, लेट अस कंटिन्यू, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मिस्टर विकास अ टॉय इंपोर्टर, भाई चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहे थे टॉयज, ये बात फैक्ट है। फिर हमारी सरकार ने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया करो, और इसके लिए में इन्होंने अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया and backed up by new government policies to motivate him to manufacture in India. उसने कस्टम्स डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई भी इंपोर्ट अगर आप करते हो मेड इन इंडिया के अंडर कस्टम्स में, वो कहता है कस्टम्स ड्यूटी विल बी रिफंडेड अप टू 80%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफंड कितना हो जाएगा? 80% ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। जितनी भी कस्टम्स ड्यूटी अगर आप मेड इन इंडिया के टैग में कर रहे हो तो जितना भी इंपोर्ट करोगे उसका कस्टम्स ड्यूटी जितना भी पे करोगे उसका 80% आपको रिफंड हो जाएगा। विकास ने डिसाइड किया हम नहीं इंपोर्ट करेंगे चाइना से अब बने बनाए टॉयज, बस बंद करो। इन्होंने कहा रादर अब हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे श्रीलंका से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं श्रीलंका से। नेक्स्ट और बताओ, कहता है उसके अलावा टॉयज अब मेड इन इंडिया बनाएंगे। बहुत बढ़िया। अंडर द अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का श्रीलंकन गवर्नमेंट अग्रीमेंट है, क्या अग्रीमेंट है कि इंपोर्ट अगर कोई भी श्रीलंका से होगा तो इन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत बढ़िया है। कहता है विकास ने ऑर्डर किया मटेरियल, एक तो जेंगडा, एक मटेरियल जेंगा श्रीलंका से। तो ये दो अलग अलग मटेरियल इन्होंने खरीदे हैं, पहला मटेरियल जेंगडा, दूसरा जेंगा, ये खरीदे हैं। डिटेल्स ऑफ द मटेरियल्स आर एज फॉलोज। जेंगडा 12,000 into 125 SLR। व्हाट इज दिस SLR? उसने बता रखा है SLR इज श्रीलंकन रुपी, जो भी है उधर कहीं पे लिखा हुआ होगा, ऊपर ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है SLR श्रीलंकन रुपीस। फिर उसके बाद मटेरियल जेंगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 225, ये इनका एज द केस में भी फैक्ट्री कॉस्ट, वो कह रहा है इतने का तो मेरे को इसको जो सप्लायर है उसको इतना पेमेंट करना है, सप्लायर को फैक्ट्री कॉस्ट की इतनी पेमेंट करनी है, 15 लाख और 18 लाख, टोटल मिला के 33 लाख देनी है। साथ में कंटेनर्स कॉस्ट जो है, वो कंटेनर्स कॉस्ट कितनी है? वो कह रहा है कंटेनर्स कॉस्ट इज 2 लाख। नाउ आप लोगों को मैंने जब मटेरियल का इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कहीं कंटेनर कॉस्ट दी हुई हो, इसको आप कैसे लेंगे? वेट की रेशो में। इसको वेट की रेशो में इन दोनों में अगर बांटना है तो 12,000 इज टू 8,000 की रेशो में बांटना पड़ेगा। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट ले रहा हूं, एक्स एंड जी। एक्स और जी में आप जी में कैसे बांटोगे? ये आप बांटोगे 12:8 की रेशो, दैट इज टू से हाउ मच? रुपीज 1 लाख, सॉरी श्रीलंकन रुपी 1,20,000 एंड श्रीलंकन रुपी 80,000, इतना इतना बढ़ जाएगा। फिर फ्रेट का भी मैंने आपको बताया था, अगर इकट्ठा सामान आए तो फ्रेट भी, लोडिंग शिपमेंट, ये भी जो है इसी तरीके से बटेगा, 12:8 की रेशो में बटेगा एक्स और जी में, 12:8, दैट इज टू से हाउ मच? फिर से बोलना, 13,30,000 एंड 20,000। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इस हिसाब से दिस प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, ये श्रीलंकन रुपी इतना इतना इसमें होगा, दिस प्लस 80,000 प्लस 20,000 श्रीलंकन रुपी इतना इतना होगा, एज द केस में भी। चलो व्हाटएवर, आगे बताओ। ये दोनों हमने ऑब्वियसली ऐड करनी है। FOB
मैंने आप लोगों को बात बताई थी फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है। इसमें फ्री ऑन बोर्ड जो प्राइस है, इसमें ये ओशन का फ्रेट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां तक लाके दे रहा है, पोर्ट पे लाके दे रहा है। उसके आगे आपको इंश्योरेंस और जैसा भी है फ्रेट ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों ऐड करके आपकी CIF आती है, ठीक है जी। ये दोनों ऐड करके आपकी CIF आती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये नीचे वैसे बताया भी हुआ है बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड में, CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, और FOB इज फ्री ऑन बोर्ड, जैसा भी है व्हाटएवर। एक्चुअली ये वाली चीजें जो है कस्टम्स में, कस्टम्स एक्ट में और कस्टम्स अथॉरिटीज के पर्सपेक्टिव से वहां पर ज्यादा यूज होती है ये वाली टर्म्स। अब बढ़ते हैं आगे। ओशन फ्रेट कितना है? $2000। इंश्योरेंस कितना है? $1500। कहता है व्हेन द शिपमेंट रीच इंडिया। बढ़िया है। अभी तो ये रास्ते का इतना, ये भी हम लोगों को ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा। ये भी अगर आपसे कोई पूछे, इफ समबडी आस्क्स यू कि इसको कैसे बांटना है, इसको कैसे अपोर्शन करना है, फ्रेट को कैसे बांटा जाएगा, अगेन वेट की रेशियो में, दैट इज 12:8 की रेशियो में। और इंश्योरेंस को किस हिसाब से होता है? वैल्यू की रेशियो में। वैल्यू की रेशियो बोले तो ये 15:18, ठीक है ना जी, 15:18 वैल्यू की रेशियो में। तो अगर आपने इसको बांटना होगा, देख लेंगे ये कितना आता है 2000 का, $1200 एंड $800। और सिमिलरली ये अगर बांटेंगे तो बांट देंगे, बात की बात है। इंश्योरेंस वैल्यू के बेसिस पे बांटना है, दैट इज सेपरेट, बाद में देख लेंगे। लेट्स डू इट लेटर, अभी नहीं बांटते, क्योंकि इसको फिर आपको इन एनी केस, ये सारा इन एनी केस डॉलर को भी आपको रुपीस में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, होम करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। वी विल कन्वर्ट इट एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, देख लेंगे। चलो खैर, व्हेन शिपमेंट रीच इंडिया, बहुत अच्छी बात है। जब शिपमेंट इंडिया आई, इट वाज अनलोडेड एट चेन्नई पोर्ट। विकास ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इसको कस्टम्स के पोर्ट वेयर हाउस में रख दो, लेकिन विकास को कैश क्रंच था, वो कस्टम्स ड्यूटी टाइम से नहीं पे कर पाया, इस वजह से वो नहीं फाइल कर पाया बिल्स ऑफ एक्सचेंज कस्टम अथॉरिटी को, और उसको पेनल्टी या डीमरेज देनी पड़ी 15,000। दिस इज नॉट एडेड टू मटेरियल कॉस्ट या परचेज कॉस्ट या इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट, दिस इज चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। एनी हाउ, चलो और बता, और क्या चाहता है? कहता है फाइनली आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद विकास ने फाइल किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कस्टम्स ड्यूटी दी 20% ऑफ CIF वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, CIF वैल्यू मींस भी क्या होगा, ये सारे चार्जेस ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। CIF वैल्यू ऑब्वियसली रुपीस में, कस्टम्स ड्यूटी इंडिया में पे की जाती है, तो सब चीजों को रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है जी, सभी चीजों को रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा, देख लेंगे। और 20% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ शिपमेंट, IGST भी 18% इन्हें पे करना है कंबाइंड वैल्यू पे ऑफ CIF एंड कस्टम्स ड्यूटी पेड। ये वाली चीज मैंने आप लोगों को जब मैं इन्वेंट्रीएबल कॉस्ट समझा रहा था तो मैंने बताई थी कि अगर कोई कस्टम्स ड्यूटी होती है या एक्साइज ड्यूटी होती है, तो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी ऐड करके फिर उसके बाद GST लगता है। इफ यू गाइस रिमेंबर, आई टोल्ड यू टैक्स ऑन टैक्स अभी भी कस्टम्स और एक्साइज के लिए में अभी भी है। GST में टैक्स ऑन टैक्स हट गया है, लेकिन स्टिल कस्टम्स और एक्साइज एज द केस में भी ये ऐड करके फिर GST निकलता है। एनी हाउ 18%। आगे बताओ, कहता है ही स्पेंड फर्दर सम ऑफ 12,500 इंपोर्टेड गुड्स को अपनी फैक्ट्री में लाने के, ठीक है जी। ये भी इनका जो है, जो पोर्ट है, पोर्ट से अपनी फैक्ट्री तक लाने का ये अलग और कैरेज इनवर्ड्स है। कहता है इंस्पेक्शन पे पता चला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे उसने बोला था 5% ऑफ द गुड्स, वो कहता है हमारे हिसाब से 5% ऑफ द गुड्स जो हैं वो ब्रोकन थे, 5% खराब थे। पर मैनेजमेंट को पता है कि डिफेक्ट्स इंपोर्ट्स के दौरान नॉर्मली, इसको सरप्राइज हुआ मैनेजमेंट को कि भाई डिफेक्ट तो इंपोर्ट में 8% होते हैं, ये तो सिर्फ 5% ब्रोकन है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर अस है, व्हाटएवर। आगे फिर वो कह रहा है 1 श्रीलंकन रुपी इज इक्वल टू 25 पैसे INR, इंडियन रुपीस को कहते हैं INR, SLR श्रीलंकन रुपी, INR इंडियन रुपी। तो ये US डॉलर का रेट 75 INR, मतलब $1 75 रुपीस का है। IGST का क्रेडिट अवेलेबल है,
तो ये IGST फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमारी परचेज कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. दिस विल नॉट बी एडेड. इसका क्रेडिट अगर आपको मिल रहा है, दिस विल नॉट बी एडेड एज यू से बॉस. कंटेनर्स का रिफंड हो जाता है 38,000 का. कंटेनर्स आपने कितने के लिए थे? कंटेनर्स ये रही कंटेनर कॉस्ट. इस कंटेनर कॉस्ट को ऐड करते हैं, इसको, ये ऑब्वियसली श्रीलंकन रुपी है, इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 25 पैसे करूंगा, 2 लाख इंटू 25 पैसे किया जाएगा. ठीक है जी. और फिर इसको एज द केस में भी हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे 38,000 एज द केस में भी. इंडियन एंड श्रीलंकन ब्रोकर्स आर पेड. ये वेरी इंपॉर्टेंट. परचेज कमीशन दे रहे हैं कहां पर? इंडिया में भी दे रहे हैं और श्रीलंका में भी दे रहे हैं. इंडियन दलाल को भी कमीशन दे रहे हैं. कितनी दे रहे हैं? फैक्ट्री कॉस्ट पे दे रहे हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. फैक्ट्री कॉस्ट पे दे रहे हैं, जो ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है उस पे दे रहे हैं. और कितना? इंडियन ब्रोकर को 6% दे रहे हैं और श्रीलंकन ब्रोकर को 12% दे रहे हैं. तो टोटल 18% ऑफ दिस फैक्ट्री कॉस्ट. हेलो, ये फैक्ट्री कॉस्ट, इस फैक्ट्री कॉस्ट पे इनको जो है ये कमीशन एज द केस में भी देनी है, दलाली देनी है. 33 लाख को हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, उसके ऊपर देंगे. बट ऑब्वियसली बात है, रुपीस इंटू 0.25 करेंगे, फिर उसका 18%, 6% इधर, 12% वहां. कहता है, you are required to answer the following 5 questions. Now this is a big question. It is taking time. It is nice. Let us start from the beginning. Total cost of shipment to be recorded by Mr. Vikas. Mr. Vikas की total cost of shipment हम लोगों से वो पूछ रहा है. प्लीज ध्यान दीजिएगा. अब इस केस में सिंपल सी बात, आप ये देख सकते हैं, इन्होंने जो सामान खरीदा है वो यहां पर ये 33 लाख का, ये फ्रेट जैसा भी है, ये टोटल ये है, नंबर 1. नंबर 2, इसके अलावा मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ये रहा 33 लाख SLR. लेकिन इसको फिर INR में, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे. रुपीस 0.25 का, 25 पैसे का एक SLR है. कितने का आ गया ये? 8,25,000. इस पे प्लस 18% परचेज कमीशन देनी है, मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 8,25,000. ये जो भी है परचेज कमीशन या ब्रोकरेज दलाली दे दो. फिर ऊपर कंटेनर्स भी था. कंटेनर्स कितना था? 2 लाख. तो ये 2 लाख SLR 2 लाख कंटेनर्स है. ये ऑब्वियसली पहला वाला फैक्ट्री कॉस्ट था. दिस मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 25 पैसा डिवाइड बाय SLR 1. लेकिन हेलो, इस कंटेनर का में कितना वापस आ जाता है? उसने क्या बोला था? वापसी कितना आ रहा है? उसने कहा था कुछ 38,000 आ रहा है. ये रहा 38,000 आ रहा है. कंटेनर्स का रिफंड आ रहा है 38,000. तो इसको माइनस कर दो 38,000 को. ग्रेट. तो ये कंटेनर्स लेस रिफंड ऑफ कंटेनर्स. ग्रेट. फिर इसके बाद फ्रेट भी था. ये देखो, ये फ्रेट था कितना? 50,000. ये सप्लायर की फैक्ट्री से पोर्ट तक का एड फ्रेट, जो वहां से पोर्ट तक का था, कितना था भाई? SLR 50,000 इंटू रुपीज 0.25 फॉर SLR 1. फिर हमारे को, और ये तो वहां से सप्लायर की फैक्ट्री से लेकर पोर्ट तक का था. फिर ये ओशन का फ्रेट $2,000 और है. $2,000 ये ओशन फ्रेट है. ओए, ये तो डॉलर है, हमें डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है. 75 रुपीस का $1 है. ये आप और इसमें ऐड कर देंगे एज द केस में भी, नो प्रॉब्लम्स. अच्छा, इसके अलावा फ्रेट के साथ में इंश्योरेंस भी तो था. कितना था? $1,500. तो ये प्लस $1,500 और ले लो, मल्टीप्लाइड बाय, ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 75 $1 के अगेंस्ट. ये भी हम लोगों ने निकाल दिया. तो टोटल कॉस्ट ऑफ शिपमेंट में ये सब हो गया. साथ में अब कस्टम्स ड्यूटी रह गई. यार कस्टम्स ड्यूटी कितनी बोली थी उसने? जरा तमीज से बढ़ो. उससे क्या बोली थी? 20% बोली थी कहीं पे. 20% कहां गई?
कस्टम्स 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 कस्टम्स, ये रही, नहीं ये नहीं है, नीचे ही है, नीचे ऊपर ही कराते रहो तुम। कस्टम्स पोर्ट वेयर हाउस दिस, ये रही बीच में, इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि मिस ना हो। 25% ऑन CIF वैल्यू, ठीक है जी, 20% ऑफ CIF वैल्यू। प्लीज एक काम करो यार, हेलो, CIF वैल्यू ये सब जोड़ेंगे। CIF में हम लोग ये पहला वाला क्या था, 33 लाख इंटू 0.25 कितना होता है, 8,25,000। CIF निकाल रहा हूं, ये कॉस्ट निकल रही है, प्लस प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, ये आपकी ब्रोकरेज छोड़ो, वो नहीं होती इसमें, कस्टम्स ड्यूटी में। प्लीज CIF में फ्रेट और इंश्योरेंस और ऐड कराओ। ये आपका फ्रेट कितना था, 50,000 इंटू 25 में से 12,500, और साथ में ये ओशन फ्रेट भी लो जरा, 2,000 इंटू 75। ये फ्रेट, ये कॉस्ट फ्रेट, दूसरा फ्रेट वाज 1.5 लाख, प्लस इंश्योरेंस भी जोड़ो, ये 1500 इंटू 75, ये इंश्योरेंस हो गया। CIF वैल्यू आ जाएगी 1,12,500। इसका 20% जानी है कस्टम्स ड्यूटी, है ना जी। लेकिन हेलो, इसका 20% कस्टम्स ड्यूटी जानी है, लेकिन उसमें से तो रिफंड मिल जाता है, कितना, 80%, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं इसका 20% जाएगा, फिर 80% वापस आ जाएगा, मींस इसका 20% का 20% नहीं हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी ना। आप अगर ऐसे 20% इंटू 20% दिमाग में ना आए, तो 20% इंटू 100% ड्यूटी में से 80% रिफंड आ जाएगा, ऐसे कर लो। आप पहले तो ये बताओ CIF वैल्यू क्या आई, CIF वैल्यू 825,000 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, CIF 11 लाख। 11 लाख का 20% एज द केस में भी आप इसको निकाल दोगे 44,000। अब आपने क्या करना है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, इन सबको सम अप करो, ये 44,000 इसमें और ले लेना, ये सारी चीजें सम अप करो, इन सारे खर्चों को एड अप करो। नंबर 1, मैं अगर कहो तो मैं तेरा नहीं बोलते, आपका बोलते हैं, आपका लाख 4,000, 130,4,5,0,0। फाइनली ये बी आपका आ गया है इसका आंसर। ये हमने टोटल कॉस्ट निकाली अभी। अब वो कहता है एब्जॉर्प्शन फॉर जेंगा, जेंगा पहला वाला है दूसरा वाला है, दूसरा वाला है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट फॉर जेंगा। नाउ सुनो भाई, सिंपल, आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है, ध्यान दो, ये जेंगा, जेंगा का हिसाब किताब लेते हैं। ओए 18 लाख दिख रहा है आपको, जेंगा 18 लाख दिख रहा है ना, 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25 ले लो, ले लिया, प्लस आपने ये, इसकी तो नेट फिगर लेंगे, 80,000 था ये आपका, मैं इसको यहां पर नीचे लिख देता हूं, जेंगा। लो जी, इसकी फैक्ट्री कॉस्ट 18 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25 प्लस, यार एक काम करो, ये हेलो, एक बात बताओ, क्या ये सच है कंटेनर्स की कॉस्ट नेट ऑफ रिफंड, कंटेनर्स की कॉस्ट नेट ऑफ रिफंड जो है ये बटेगी, कंटेनर्स की कॉस्ट नेट ऑफ रिफंड बटेगी किस रेशो में, वेट की रेशो में, फ्रेट की कॉस्ट, ओशन फ्रेट की कॉस्ट बटेगी किस रेशो में, वेट की रेशो में। जरा इनका कैलकुलेशन करो, जरा एक बार इन सब की कैलकुलेशन करो, प्लीज टेल मी, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कितना होता है, 50,000 माइनस 38,000 कितना होता है, 12,000। ये मैं लिख रहा हूं, ये है आपका नेट कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, ₹12,000। ओए ये कंटेनर्स की कॉस्ट ली, अब इसमें और देखो और क्या कॉस्ट है, सुनो भाई, ये फ्रेट दिख रहा है आपको, 50,000 श्रीलंकन रुपी इंटू 25 पैसा, 12,500, ये फ्रेट हो गया, फ्रेट 12,500।
नेक्स्ट, अच्छा फिर और देखो ये वाला भी और है। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ओशन फ्रेट 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 75 कितना होता है? 1,50,000। ओशन फ्रेट रुपीज 1,50,000। गाइस ये सारे के सारे वेट की रेशो में बटेंगे। वेट की रेशो क्या है? वेट की रेशो देखो जरा, इनके कितना वेट है? 8,000 इज टू टोटल, तो हमारा 8,000 बाय 20,000 है टोटल। देखना जरा, ये जितना भी आ रहा है ये ऐड कर देना। साथ में एक बात बताओ, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। इन्होंने और क्या लिया था हम लोगों ने? और लिया था हमने परचेज कमीशन, ब्रोकरेज, ठीक है जी, 18% ली थी। सुनो भाई, हेलो, ध्यान दो, इसका ये आप लोगों ने दिस इनटू दिस कितना हुआ? कमीशन या ब्रोकरेज? रुपीज 4,50,000 का 18% ले सकते हो, जो भी है, प्लस और देखो और क्या चीज थी, ये भी हो गया। और देखो हमारा ये इंश्योरेंस, हाँ जी, इंश्योरेंस वॉज, ये इंश्योरेंस था ना, ये था 1,12,500। ग्रेट। साथ में ये हमारी वो जो आई थी कस्टम्स ड्यूटी 44,000 थी ना, कस्टम्स ड्यूटी नेट ऑफ रिफंड। तो ये इनको कस्टम्स ड्यूटी को भी हम लोगों ने वैल्यू पे बांटना होता है, तो इसमें प्लस कर रहा हूं मैं, प्लीज प्लस नंबर 1 रुपीज कस्टम्स ड्यूटी 44,000। फ्रेट, फ्रेट हो गया था, इंश्योरेंस, फ्रेट तो हो गया था, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वॉज हाउ मच? अभी अभी निकाला था हमने इंश्योरेंस, ये रहा 1,12,500। ले लो यार, ये किस रेशो में बटेगा? ये वैल्यू की रेशो में बटेगा। एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आई? 4,50,000 की वैल्यू आई, एज अगेंस्ट टोटल वैल्यू वाज 8,25,000। आपने मुझे 8,25,000 वैल्यू बताई थी ना इसकी, दिस इनटू दिस वाज 8,25,000, 8,25,000। आपके दिल में अगर ये आए कि सर मुझे ये रुपीज 8,25,000 ऐसे ना करके आपको किसी को अगर जो है इस रेशो में भी लेना हो, तो भी बात तो वही है। ये जैसे 18 और 15 था, तो ये आप इंटू 18 बाय 33 करोगे तो भी वही बात है, क्योंकि यार आप देखो ना, ये इसका टोटल कितना था? इनवॉइस प्राइस जिंगा का 18 लाख, और टोटल कितना था? 33 लाख। और आपको पता है इंश्योरेंस किस बेसिस पे जाती है? वैल्यू पे। कस्टम ड्यूटी किस पे जाती है? वैल्यू पे। सम करो, मल्टीप्लाई करो और सम करो, इज इक्वल टू, आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं 6,86,163.63 भी है, 6,86,163.63 है ना जी। अब प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आपने सामान कितना मंगाया है? 8,000 किलो, लेकिन इसमें से खराब कितना निकला है? 5%। तो आपने रिसीव कितना किया है? इसका 95%। तो ये कितना आ गया कॉस्ट पर किलो? एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट ऑफ जेंगा 90.28। यहीं पे मैं रोक के एक चीज बताना चाह रहा हूं। देखो गाइस, आईसीआई ने बहुत बढ़िया तरीके से इस आंसर को बहुत सुंदर तरीके से यहां पर दिखाया हुआ है, ब्यूटीफुल वे में। जो अभी आप लोगों ने ये निकाला है, द सेम थिंग, यही वाला था ना, 4,50,000 वगैरह 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 वगैरह, यही था ना, 686,163.63 डिवाइड बाय 7,600। इट इज गुड, ब्यूटीफुल। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, एक्चुअली हम लोग इसको
नॉर्मल यूनिट्स पे एब्जॉर्ब करना पसंद करते हैं। कहने का मतलब हमारा जैसे यहां पर तो इन्होंने क्या किया हुआ है, 8000 का 95% लिया हुआ है, पर एक बात बताएं, 8000 का 92% नॉर्मली आता है। दैट इज हाउ मच, एक्सक्यूज मी, 7360 यूनिट्स। इससे डिवाइड करके होना चाहिए, वो एक्चुअली इन्होंने लास्ट पार्ट में कर रखा है। इफ यूल सी, तो ये वाली चीज इन्होंने यहां पर कर रखी है, आखिरी पार्ट में कर रखा है इसी चीज को। 7360 से डिवाइड कर दिया और कॉस्ट पर यूनिट 93.23 निकाल दिया जेंगा का। जब इनका 9% खराब हो रहा था तो इन्होंने कहा अरे 8% तो नॉर्मल होता है, 640 इतना नॉर्मल यूनिट्स निकलनी चाहिए। 1% जो आपका एबनॉर्मल लॉस है 8000 का 1%, अरे ये तो एबनॉर्मल लॉस है, इसकी तो कॉस्ट हम लोग कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करेंगे। थैंक यू यार। एक बात बताओ, अगर इसकी कॉस्ट आप 93.23 कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करोगे, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, ये वाली कॉस्ट आपने कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करनी है। आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू, बट द थिंग इज, अगर आपका इसी तरीके से 8% की जगह अगर 5% हो रहा था तो 3% एबनॉर्मल गेन होना चाहिए, जो कि अगेन कॉस्टिंग बिल अकाउंट में गेन की तरह क्रिएट होता है। अकाउंटिंग का तरीका ये है। तो आईसीआई कि मैं इस आंसर के साथ आई एम नॉट अग्रीइंग कि ये 7600 आना चाहिए। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, बट आना क्या चाहिए, 7360 होना चाहिए। आना क्या चाहिए, आपकी कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए 93.23, ये कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट थोड़ा ना बदल जाएगी, ये होनी चाहिए, बट उसने 93.23। जब मैंने इस सवाल को सॉल्व किया तो मैंने 93.23 निकाला, ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने आंसर देखा, अबे यार इन्होंने तो जो एक्चुअल हुआ है खराब उससे डिवाइड कर दिया है, जो कि कोई सेंस नहीं है। अगर एक्चुअल खराब हुआ है 5% खराब हुआ है, 95% से अगर यहां ले रहे हो तो यहां तो फिर तुम 91% से भी ले लो, 9% खराब हुआ है। ये क्या तरीका है? एबनॉर्मल गेन नहीं लूंगा, गेन होगा तो मैं नहीं मानूंगा, लॉस होगा तो मेरा नुकसान है, ऐसा नहीं होता। हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एबनॉर्मल गेन अपने कॉस्टिंग बिल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, आप सीखोगे आगे चल के। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह में अगर इफ देयर इज एबनॉर्मल गेन वी विल क्रेडिट इट टू कॉस्टिंग बिल अकाउंट, देयर इज एबनॉर्मल लॉस वी विल चार्ज टू कॉस्टिंग बिल अकाउंट। इट्स आवर लॉस, इट्स आवर गेन, सिंपल। तो अकॉर्डिंगली आइडियली तो ये यहां पर होना चाहिए 7360 यूनिट्स एंड 93.23। बट हाँ, सी इंस्टीट्यूट ने जो आंसर किया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। आंसर ऑप्शंस में ये होना चाहिए था, नहीं था तो चलो फिर देन वी हैव टू सी कि ओके और क्या किया हो सकता है वाली बात है। अच्छा खैर, ये हम लोगों ने कर लिया था, इसका ये वाला पार्ट हम लोगों ने, आईसीआई ने वो सही वाला नहीं दिया हुआ था तो कोई बात नहीं, हमने कहा चल भाई 90.28 ले ले। सिमिलर मैनर में अगर हम चलें अगला वाला, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर जेंगडा। अब जेंगडा की देखो जरा, हमारी इनवॉइस प्राइस क्या थी, 15 लाख थी, तो ये 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय, ये पेन बदल रहे हैं, 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय, ये चल रहा था। ओके गाइस, इसका फिर मैं ऐसा करता हूं, सीधा आंसर से ऑडिट करा देता हूं, क्योंकि सारा लिखा हुआ खराब हो गया। अब मैं फिगर कहां से लेके आऊंगा, यहां से चेक करा देता हूं। नाउ प्लीज, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था? थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा था एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ जेंगडा। तो गाइस, जेंगडा की कॉस्ट सबसे पहले आप ये देखते हैं, ये रही जेंगडा की कॉस्ट 15 लाख। तो आपने क्या करना है, यहां पर जैसे ये 15 लाख श्रीलंकन रुपीज 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 0.25 फॉर श्रीलंकन रुपी 1, ये आपका आ जाएगा 3,75,000। फिर इसके बाद आपकी ये वाली कॉस्ट, कंटेनर की कॉस्ट हमने नेट निकाली थी, दिस इंटू 0.25 माइनस 38,000, याद है? ये क्या आई थी, 12,000 आई थी।
तो ये रहा वो 12,000, ये दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये 12,500 आया था, ये रहा वो 12,500, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय ₹75 पर $1, SLR1 ऑब्वियसली। तो ये हमारा 1.5 लाख आया था फ्रेट, जो कि ये रहा 1.5 लाख। इसको हमने वेट की रेशो में बांट दिया। वेट हमारा आप देख सकते हो कितना है, 12,000 आउट ऑफ टोटल 20,000। तो अगर आप करोगे तो 3/5 ही आता है, ये 3/5 कहो, या आप ऐसे कह सकते हो 12,000 किलो या यूनिट्स डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स। तो ये वंस अगेन सारा फ्रेट कंटेनर्स की कॉस्ट, कंटेनर्स, फ्रेट और फ्रेट, ये वेट की रेशो में बढ़ता है। फिर कमीशन, इंश्योरेंस और कस्टम्स ड्यूटी। कमीशन कैसे निकाली आप देख सकते हैं, ये यहां पर कमीशन कितनी थी, 16% थी, कितनी 18% थी कमीशन, दलाली 12 और 6 18% थी, है ना जी। और ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ये 18%, ये ऑलरेडी यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में 148 500 निकाला हुआ होगा, ये रहा कमीशन। आप चाहो तो सीधा 99,000 ले सकते हो, बाकी किसी ने वैल्यू की रेशो में बांटना है तो ये रहा वैल्यू की रेशो में बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस और कस्टम्स ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी याद होगी 44,000 नेट ऑफ रिफंड जो हो रही थी, और ये रहा 1,12,500 जो ये हमने निकाला था, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय ₹75 फॉर $1। तो दिस इज व्हाट, दिस इज दिस। तो ये हमारा इतना आ जाता है। इसको हम लोग 5:11 कैसे किया, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस 5:11। इनका 3,75,000 वैल्यू आ रही थी अगेंस्ट टोटल 8,25,000। ठीक है जी, ये ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। नहीं तो कोई कहे नहीं यार मेरे को इनवॉइस प्राइस के हिसाब से ले लो, तो ये इनवॉइस प्राइस इनके कितने कितने थे, इसका था 15,000 इज टू 33,000, तो 15 लाख सॉरी डिवाइड बाय 33 लाख एज द केस में भी। तो अगर आप 3 से काटोगे इसको ना, तो 3 लाख से अगर इसको काटोगे तो डिवाइड बाय 3 लाख ये 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 लाख ये 11 आ जाएगा, या फिर इसको भी ऐसे ही ये आपका 5:11। तो ये आपकी पता ही, आपको कमीशन वैल्यू के हिसाब से होती है, इंश्योरेंस वैल्यू के हिसाब से होती है, कस्टम्स वैल्यू के हिसाब से लगती है। तो ये हम लोगों ने ये ले लिया, ये टोटल कॉस्ट आ गई। इस टोटल कॉस्ट को अगेन इन्होंने किससे डिवाइड किया है, इन्होंने 12,000 यूनिट्स का 95% से किया है, विच इज टू से 11,400। ये डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ जाती है 54.24। माय ओपिनियन इज अदरवाइज। अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन टू बी गिवन शुड बी दिस डिवाइड बाय 92% कितना होता है, 12,000 का 92% बताओ, 11,040। इससे डिवाइड होना चाहिए, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई बताओ, दिस डिवाइड बाय दिस, बताओ ना, 56.0। तो 008 है तो 01 कर देते ना। तो यही चीज आप लोगों को यहां पर जब एबनॉर्मल लॉस हो रहा था तो ये 56.01 आपको यहां पर ये दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा 56 रुपीस, यही वाली चीज यहां पर सुधर गए। जब नॉर्मल लॉस हुआ तो कहने लगे नहीं नहीं ये 120 यूनिट्स का 1% एबनॉर्मल लॉस है, इसको कॉस्टिंग बिल अकाउंट में चार्ज करेंगे 120 यूनिट्स इनटू ₹56। तो ये लास्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये तो ठीक किया हुआ है, दिस इज करेक्ट। उन 2 पॉइंट्स में मेरा ओपिनियन इज कि आपको ऑप्शन में ये आंसर्स दिए होने चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट 56 या 56.01 एंड 93.23 दिया होना चाहिए था वहां पे। तो यहां पर 14178 आपके लास्ट पार्ट का जो आंसर है, इसका 14178 ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको कॉस्टिंग बिल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना चार्ज करोगे, 1% ऑफ वॉट एवर आपका, क्योंकि 8% नॉर्मल लॉस होता था,
तो एक्चुअल लॉस अगर ज्यादा है तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, एज द केस में भी। तो ये 1% हम लोगों ने निकाल दिया था। 12,000 का 1% इज इक्वल टू 120 और 8,000 का 1% इज 80, और उस हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया रिस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट पर यूनिट ये दी होनी चाहिए थी सेकेंड और थर्ड पार्ट जो भी थे उनमें, एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे। फिर उसने मुझसे पूछा था, यार बताओ रिफंडेबल टैक्सेस कितने होंगे। यार रिफंडेबल टैक्सेस जो हम टैक्स दे देते हैं और उसका वापस रिफंड मिलता है या क्रेडिट, जैसे आपके दोस्त कह रहे हैं जीएसटी है और कस्टम्स ड्यूटी है, बिल्कुल सही। कस्टम्स ड्यूटी कितनी थी हमारी? 2,20,000 थी, याद है? इसका 80% रिफंड मिला था, ये तो कस्टम्स का था। प्लस जीएसटी देखते हैं। जीएसटी उसने मेरे को क्या बोला था, पढ़ो जरा जीएसटी के बारे में, उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। जीएसटी का फिर से पढ़ना, किस पे निकलना था? सीआईएफ वैल्यू पे निकलना था। जीएसटी की कैलकुलेशन ढंग से पढ़ो। ये सीआईएफ में क्या आता है? कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। ये देखो जीएसटी कहां है, ये रहा 18% ऑन कंबाइंड वैल्यू ऑफ सीआईएफ एंड कस्टम्स ड्यूटी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सीआईएफ एंड कस्टम्स ड्यूटी पे आपको पे करना है एज द केस में। तो प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। हमारी कंबाइंड वैल्यू, पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ सीआईएफ निकाली थी, 11 लाख रुपए आई थी, याद है? 11 लाख रुपए हमारी सीआईएफ वैल्यू आई थी। आपने पीछे अभी कस्टम्स ड्यूटी के लिए 11 लाख का ही तो 20% निकाला था। 11 लाख प्लस, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, 11 लाख प्लस कस्टम्स ड्यूटी कितनी हुई? 2,20,000। रिफंडेबल तो बाद में रिफंड होगी ना। इस पे 18% जीएसटी जाएगा। बताओ इसका 18% कितना हुआ? 13,20,000 का 18%, 2,37,600। एक काम करो, 2,37,600 प्लस 44,000 बता दो। 4,13,600, ये ऑप्शन है, यही है ना? यही बोल रहे हो? इसका 80% रिफंड होना था और साथ में ये जीएसटी रिफंड होना था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हमें सही दी हुई है। ये रे 80% ऑफ दिस एंड आईजीएसटी एज द केस में भी। आईजीएसटी मैंने अभी आपको निकलवा दिया था। एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और रहता है मटेरियल का, जिसके साथ में एम्प्लॉय कॉस्ट भी है, तो एम्प्लॉय के साथ कर लेंगे। वन केस सिनेरियो इज लेफ्ट। तो we'll see you next time. Take care. God bless you all. Tata. Bye bye.